1947 में ब्रिटिश हुकूमत का भारत पर राज खत्म हो गया। इस ऐतिहासिक मौके पर जहां आजादी की खुशी थी, वहीं एक राष्ट्र के बंटवारे की चुनौती भी थी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली सर सिरिल रैडक्लिफ को, जो एक ब्रिटिश वकील थे और जिन्हें भारत का कोई तजुर्बा नहीं था। उन्हें वो सीमाएं खींचनी थीं जो भारत और नए बने पाकिस्तान को अलग करेंगी। ये रेखा, जिसे हमेशा के लिए रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना गया, इसके बहुत गहरे और स्थायी परिणाम होंगे। रैडक्लिफ की नियुक्ति सावधानी पूर्वक योजना बनाने से ज्यादा जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। अंग्रेज अपनी जिम्मेदारियों से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था, या शायद उन्होंने अनदेखा कर दिया, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को बांटने की जटिलताओं को। कलह के बीज बो दिए गए थे और इतिहास के सबसे बड़े पलायन के लिए मंच तैयार हो चुका था। सर सिरिल रैडक्लिफ जुलाई 1947 में भारत आए, इस देश और यहां के लोगों से बिल्कुल अनजान। उन्होंने कभी भारत की यात्रा नहीं की थी और न ही यहां की जटिलताओं को समझा था। उन्हें पंजाब और बंगाल, दो ऐसे प्रांत जिनके समुदाय सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया। यह कार्य न केवल कठिन था, बल्कि अत्यंत संवेदनशील भी था। ये काम, जो किसी अनुभवी विशेषज्ञ के लिए भी बहुत मुश्किल था, समय और स्थानीय जानकारी की कमी के कारण लगभग असंभव हो गया था। रैडक्लिफ को इस चुनौती का सामना करना पड़ा, बिना किसी पूर्व अनुभव के। रैडक्लिफ इस अपरिचित और अस्थिर माहौल में नक्शों और जनगणना के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। उनके पास स्थानीय जानकारी का अभाव था, जिससे उनकी कठिनाई और बढ़ गई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। इन बैठकों का उद्देश्य एक संतुलित और न्याय संगत विभाजन करना था। हालांकि दोनों दलों के बीच गहरी दुश्मनी के कारण किसी भी बात पर सहमति होना असंभव था। यह दुश्मनी विभाजन को और भी जटिल बना रही थी। रैडक्लिफ पर बहुत दबाव था। उन्हें जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्हें एक ऐसे देश का बंटवारा करने का काम सौंपा गया था जहां धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। यह कार्य न केवल राजनीतिक था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी था। समय कम होने के कारण रैडक्लिफ को ऐसे फैसले लेने पड़े जिनका असर लाखों लोगों के जीवन पर पड़ना था। उनके निर्णयों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा। उनका काम सिर्फ भूगोल का नहीं था, क्योंकि अब भी बासियास, संस्कृति और एक समाज के ताने बाने को बांटने का था। यह विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रैडक्लिफ ने सीमाएं खींचने के लिए जिन मानदंडों का इस्तेमाल किया, वे मुख्य रूप से जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित थे। उन्होंने जनसंख्या के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया और विभिन्न क्षेत्रों की धार्मिक जनसांख्यिकी को ध्यान में रखा। लक्ष्य मुस्लिम बहुल पाकिस्तान और हिंदू बहुल भारत बनाना था। यह एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल कार्य था। हालांकि यह काम देखने में जितना आसान लग रहा था, उतना था नहीं, क्योंकि अलग अलग समुदाय इस जमीन पर एक जटिल ताने बाने की तरह फैले हुए थे। विभिन्न समुदायों के बीच की जटिलता को समझना और सीमाएं खींचना एक बड़ी चुनौती थी। धार्मिक जनसांख्यिकी को बहुत महत्व दिया गया। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया कि कौन सा क्षेत्र किस धर्म के अनुयायियों का बहुलक है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को आमतौर पर पाकिस्तान को सौंपा गया। ताकि एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र का निर्माण हो सके, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। इस प्रकार धार्मिक आधार पर सीमाएं निर्धारित की गईं। कागजों पर तो यह तरीका सही लग रहा था, लेकिन इसने इन क्षेत्रों के जटिल सामाजिक ताने बाने को नजरअंदाज कर दिया। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। धार्मिक जनसांख्यिकी को प्राथमिकता देने के फैसले का नए बने देशों के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को बदल दिया।
इससे लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा जो आज तक इस क्षेत्र पर छाया हुआ है। यह एक बहुत ही दर्दनाक और कठिन समय था। बंटवारे का उद्देश्य दो राष्ट्र बनाना था, लेकिन इसके कारण अनगिनत परिवार और समुदाय बांट गए। यह विभाजन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। भाग 4, पंजाब और बंगाल विभाजन का स्वरूप। यह अध्याय हमें विभाजन के दौरान पंजाब और बंगाल के हालातों की गहराई में ले जाएगा। बांटवारे का पंजाब और बंगाल पर सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इन क्षेत्रों में तबाही और अराजकता का माहौल था। ये दोनों सूबे, जो कभी अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता के लिए जाने जाते थे, दो हिस्सों में बंट गए। यहाँ के लोग अपने त्योहारों और परंपराओं के लिए मशहूर थे। रेडक्लिफ लाइन ने इन क्षेत्रों के बीचों बीच से विभाजन रेखा खींच दी, जिससे समुदाय बांट गए और अराजकता फैल गई। इस रेखा ने लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पंजाब, जिसे भारत का अन्नदाता कहा जाता था, बांटवारे के दौरान सबसे भयानक हिंसा का गवाह बना। यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। सूबे को धार्मिक आधार पर बांट दिया गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पूर्वी पंजाब भारत में रहा। इस विभाजन ने लोगों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी। इस विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए और भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। बंगाल, जो अपनी कलात्मक विरासत और बौद्धिक कौशल के लिए जाना जाता था, भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ के कलाकार और बुद्धिजीवी भी प्रभावित हुए। बंटवारे ने बंगाल को पश्चिम बंगाल, जो भारत का हिस्सा बना, और पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, में बांट दिया। इस विभाजन ने बंगाल के सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। इस विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और आर्थिक संकट पैदा हो गया। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। बंगाल के विभाजन का इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में बदलाव आ गया। भाग 5, उजड़े हुए और बेघर मानवीय तबाही। बांटवारे के कारण मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक हुआ। लाखों लोग खुद को नई खींची गई सीमाओं के गलत तरफ पाते थे। हिंदू, मुस्लिम और सिख, जो पीढ़ियों से साथ साथ रहते थे, अचानक सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए। ये सफर खतरों से भरा था। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। लोगों पर सिर्फ उनके धर्म के आधार पर हमला किया गया, उन्हें लूटा गया और उनकी हत्या कर दी गई। नई बनी सरकारों को इतने बड़े मानवीय संकट से निपटने में मुश्किल हो रही थी। बांटवारे की कहानियां अकल्पनीय पीड़ा और लोगों के हौसले की मिसाल हैं। परिवार बिखर गए, घर उजड़ गए और जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बांटवारे ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी।